कभी सोचा है कि कैसे कोई एक नया विचार पूरे के पूरे समाज को बदल सकता है? चलिए आज जरा प्राचीन भारत में वापस चलते हैं और देखते हैं कि कैसे दो क्रांतिकारी धर्मों, बौद्ध धर्म और जैन धर्म ने ठीक यही काम कर दिखाया था। सवाल तो बड़ा है ना? और इसका जवाब हमें इतिहास, समाज और इंसान के स्वभाव के बारे में बहुत कुछ बताता है। तो आइए इन वजहों को एक एक करके समझते हैं। देखिए, जब हम उस दौर के हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को देखते हैं तो हमें कुछ सुराग मिलने शुरू हो जाते हैं कि आखिर क्या वजह थी जिन्होंने इन नए धर्मों को इतना ज्यादा लोकप्रिय बना दिया। तो किसी भी क्रांति का सबसे पहला और जरूरी हिस्सा क्या होता है? लोग। कोई भी आंदोलन, उसका विचार कितना ही महान क्यों न हो, एक ऐसे चेहरे के बिना कहीं नहीं पहुंचता जो लोगों को इंस्पायर कर सके। तो देखते हैं कि इस कहानी के वो चेहरे कौन थे। तो एक तरफ थे गौतम बुद्ध, वो राजकुमार जिन्होंने ज्ञान की तलाश में अपना महल ही छोड़ दिया, और दूसरी तरफ वर्धमान महावीर, जिन्होंने जैन धर्म का मार्ग दिखाया। दोनों की बैकग्राउंड भले ही अलग अलग थी, पर दोनों ही जबरदस्त करिश्मे वाले नेता थे। ये बात बहुत पावरफुल है। मतलब ये सिर्फ उनके विचारों की बात नहीं थी, बल्कि उनकी पर्सनल मैग्नेटिज्म की बात थी। वो ऐसे लोग थे जिनसे हर कोई मिलना चाहता था, जिनसे सीखना चाहता था और जिनकी एक एक बात सीधे दिल में उतर जाती थी। लेकिन देखिए, एक महान नेता तो कहानी का सिर्फ आधा हिस्सा होता है। एक ऐसे संदेश की भी जरूरत होती है जो लोगों से सीधे सीधे जुड़ सके। और बौद्ध और जैन धर्म के मामले में वो संदेश कमाल का सरल और शक्तिशाली था। और ये एक असली गेम चेंजर था। उस समय की जो धार्मिक भाषा थी संस्कृत, वो सिर्फ पुजारी और विद्वान ही समझते थे। लेकिन बौद्ध धर्म ने इस्तेमाल की पाली, यानी आम लोगों की भाषा। तो अचानक से हर कोई इस बातचीत में शामिल हो सकता था, हर कोई उनकी शिक्षाओं को समझ सकता था। तो संदेश क्या था? ये आत्मा परमात्मा की मुश्किल फिलॉसफिकल बहसों के बारे में नहीं था, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में था। एक अच्छा इंसान कैसे बने, एक नैतिक जीवन कैसे जिएं। सोचिए, उस दौर के जटिल और महंगे कर्मकांडों के बीच ये कितना ताजगी भरा बदलाव रहा होगा। तो ठीक है, हमारे पास एक करिश्माई नेता है, एक सरल संदेश भी है, लेकिन किसी भी नए विश्वास को सच में जड़ें जमाने के लिए उसे उस वक्त के सोशल स्ट्रक्चर को भी चैलेंज करना पड़ता है। ये उस जमाने के हिसाब से बहुत बहुत बड़ी बात थी। वर्ण व्यवस्था यानी जन्म पर आधारित जाति व्यवस्था भारतीय समाज की नींव थी। और इन नए धर्मों ने आकर कहा, नहीं, जन्म से कोई ऊंचा या नीचा नहीं होता, हर कोई बराबर है। ये एक रेवोल्यूशनरी संदेश था। और जानते हैं, ये संदेश खास तौर पर वैश्यों यानी व्यापारी वर्ग को बहुत पसंद आया। क्यों? क्योंकि व्यापार की वजह से वे आर्थिक रूप से तो पावरफुल हो रहे थे, लेकिन वर्ण व्यवस्था में उनका सामाजिक दर्जा फिर भी कम था। बौद्ध और जैन धर्म ने उन्हें वो सोशल रिस्पेक्ट और बराबरी दी जिसकी उन्हें तलाश थी। और अब आता है आखिरी और शायद सबसे अहम हिस्सा, पॉलिटिकल सपोर्ट। जब नंद और मौर्य जैसे पावरफुल साम्राज्यों ने इन नए धर्मों को अपनाया और समर्थन दिया, तो उन्होंने इन्हें वैधता दी और फैलने के लिए जरूरी संसाधन भी दिए। शाही संरक्षण ने इन धर्मों को कुछ लोगों के समूह से निकालकर एक मेनस्ट्रीम ताकत बना दिया। तो चलिए अब इन सभी धागों को एक साथ जोड़ते हैं। हमने जो कुछ भी देखा है वो सिर्फ कुछ ऐतिहासिक घटनाएं नहीं हैं। ये तो लगभग बदलाव लाने के लिए एक रेसिपी की तरह है, एक फॉर्मूला। तो ये है वो 4 कदमों वाली गाइड। एक करिश्माई नेता जो लोगों को प्रेरित करे, एक सरल संदेश जिसे हर कोई समझ सके, एक सोशल विजन जो पुरानी दीवारों को तोड़ दे, और आखिर में कुछ शक्तिशाली लोगों का समर्थन। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर ये रेसिपी 2500 साल पहले काम कर सकती थी, तो क्या ये आज भी काम कर सकती है? क्या आज के दौर में नए विचार सही इंग्रेडिएंट्स के साथ मौजूदा पावरफुल सिस्टम्स को चुनौती दे सकते हैं? इस पर सोचना तो बनता है।